बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में बहुत सारे वाक़यात जिस पर हम ज़ाहिर है बात करते हैं, पाकिस्तान के समाज, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मुआशरी हालात पर। लेकिन पाकिस्तान के समाजी हालात पर हम जब भी बात करते हैं तो बहुत एहतियात के साथ बात करनी पड़ती है। गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या जो कि 14 अगस्त के बाद से ही हम देख रहे हैं कि मुसलसल बुनियादों पर डिस्कस हो रहा है। कोई ऐसी महफिल नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर यह बात ना की जा रही हो। 14 अगस्त मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क के पास उस अहाते के अंदर एक खातून के साथ जो कि टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, उनके साथ हिरासानी की गई। बाज़ लोग इसको दहशतगर्दी भी कह रहे हैं कि ये खुले आम दहशतगर्दी एक खातून के साथ की गई। इस बात से बिल्कुल लाताल्लुक़ होकर या इस बात से थोड़ी देर रोक कर कि वो खातून कौन है, क्या करने आई थी, कैसी थी या कैसी हैं, ये सवाल जवाब बहुत बाद की बात है। वहाँ जो कुछ हुआ उस पर हर शख्स अपनी नदामत का इजहार कर रहा है। हर शख्स ये कह रहा है कि 400 में से कोई एक शख्स ऐसा नहीं था जो हाथ पकड़कर रोक लेता कि उस लड़की के साथ ये वाकया नहीं हो। आज कराची प्रेस क्लब, इस्लामाबाद प्रेस क्लब और दीगर तमाम शहरों में खातून के हक में मुजाहरे किए गए, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और रियासत की जिम्मेदारी पर बात की गई। कराची प्रेस क्लब के बाहर मैं भी मौजूद थी। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों, कमेटी की तंजीमों और दीगर खवातीन का एक भरपूर मुजाहरा था। मैं वहाँ गई थी, लोगों से मैंने बात की थी। ज़रा पहले वो हो, फिर हम आज ज़रा डिस्कशन में कुछ सवालात उठाएंगे कि वहाँ पर जो ग्रेटर इकबाल पार्क है, मीनार पाकिस्तान का अहाता, वहाँ की सिक्योरिटी कहाँ थी। सबसे अहम कंसर्न ये है कवानीन क्या कहते हैं रियासत के, इस सब पर बात होगी। लेकिन आज कराची प्रेस क्लब के बाहर खवातीन क्या कह रही थी जो एहतजाज कर रही थी, ज़रा पहले वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर मीनार पाकिस्तान के अहाते के अंदर जिस तरह से तशद्दुद, हिरासगी, दहशतगर्दी एक बच्ची के साथ, एक खातून के साथ की गई, उसके खिलाफ यहाँ पर खवातीन का जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखती हैं, सिंध की मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उनकी जानिब से यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ पर ज़ुबान की तफरीक से हटकर सिर्फ एक ही बात की जा रही है कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकामी का जो सामना हमें नज़र आ रहा है, ये इसका जिम्मेदार कौन है? कब तक एहतजाज? ज़ाहिर है ये सब यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि एहतजाज होते रहेंगे, लेकिन ये एहतजाज दर हकीकत क्या रंग लाएंगे, शायद ये अहम सवाल है। क्या मकासद है इस एहतजाज के पीछे? कुछ खवातीन मुझे नज़र आ रही है, मैं उनसे पहले बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। हमने देखा मीनार पाकिस्तान पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लेकिन इसके बाद ये पूछा जा रहा है वहाँ क्यों, यहाँ क्यों, ऐसे क्यों, और इतने लोगों को बुला के क्यों आई थी आप? देखिए, एक तो ये है कि हमारे यहाँ वाक़या होता है जो इंतहाई बर्बरियत वाला, उस पर बात होती है। नहीं तो ऐसे वाक़यात जो पसे पर्दा गलियों में, सड़कों में, घरों में, ख़ानदान में आए रोज़ होते हैं। तो हम बड़े वाक़े पे हम एक बात करते हैं। तो मैं इस वजह से ये कह रही थी कि एक जो नैरेटिव बना, क्योंकि पिदरशाही सकाफ़ती हमारे यहाँ हमारे ख़ित्ते में थी, लेकिन ज़िया के हुदूद ऑर्डिनेंस के बाद हमारे यहाँ रियासती पिदरशाही ने जो जगह ली, अब वो निसाब की सूरत में है, सोसाइटी की सूरत में है, लॉ में इम्प्लीमेंट्स आई हैं, सिंध में भी लॉ बने, लेकिन एक निज़ामी पिदरशाही का है जिसका हम नज़रिए में जी रहे हैं। तो ऐसे वाक़यात रोज़ होंगे, और ये फिर क्यों हुआ, ये क्या हुआ, इसके पीछे क्या था? बुनियादी बात कि ये इस सारे जस्टिफिकेशन है इस सोसाइटी की, इस निज़ाम की, कि भाई आप, क्योंकि विक्टिम आप ब्लेमिंग, कोई अपने रिसोर्सेज का, अगर कोई कौम अपने रिसोर्सेज के इख्तियार की बात करेगी तो वो मुल्क दुश्मन है। कोई औरत अपने आज़ादी की, वजूद की आज़ादी की, अपनी बका की आज़ादी की बात करेगी, हक की बात करेगी, तो वो बेहया है। और अगर कोई तबका अपने इस्तेसाल की बात करेगा तो वो भी हमारे यहाँ पर कानून, मतलब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट साफ पानी के लिए एहतजाज करते हैं तो उन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगता है। तो इस रियासती नैरेटिव का मामला है, जितना वो प्रेशर डालकर हम सबको, और जब जब ये इस्तेसाली निज़ाम बढ़ता है तो निचला तबका, और उसमें भी निचला पर्त जिसे हम औरतें कहते हैं और बच्चे कहते हैं, या अक़लियती मज़हब, उस पर ये आता है। और आप देख रहे हैं कि ये बहुत कोविड के बाद बढ़ता जा रहा है। ये जो विक्टिम ब्लेमिंग है, जिसको हम बहुत शेमफुल समझते हैं, इस पर बहुत प्राउड फील हो रहा है सोशल मीडिया पर कि हाँ देखो उस लड़की की सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं, वो कहाँ से आई थी, वो क्या करती थी। शायद इससे मावरा होकर कोई सोच ही नहीं रहा है सब कि हुआ क्या है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अभी ओकाड़ा
में 5 मोमिन मर्दों ने एक बकरी का रेप किया है। अब मुझे ये बताएं, बकरी क्या टिकटॉकर थी? बकरी ने गलत कपड़े पहने हुए थे, बकरी गलत जगह पे चली गई थी। तो ये और जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ, और उसको भी छोड़े जो कब्र में से कफन वादी अभी सिंध में हुआ ना, अभी 5-6 दिन हुए। तो फिर बात ये नहीं, हमारा मौकफ ये है कि चाहे औरत सही है, गलत है, बुरी है, लेकिन किसी दूसरे को ये हक नहीं है कि वो उसके जिस्म को हाथ लगाए। औरत की मर्जी के बगैर कोई उसे छू नहीं सकता। वो जो औरत कहती मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसका यही मतलब है कि हम रेप के खिलाफ हैं, हम इस तरह की बदतमीजी और दहशतगर्दी के खिलाफ है। ये जो 400 मर्दों ने किया, ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या थी? इन सबको वही सजा मिलनी चाहिए जो टेररिस्ट के लिए है। और वैसे भी खातून का तकद्दुस पामाल करने की सजा कानून में भी सजाए मौत या उम्र कैद है। तो हम यही चाहते हैं। कीप ऑन डूइंग इट, बिकॉज मुझे मालूम है कि ये इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर ये सारी खवातीन अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही है, और उस खातून के लिए भी। शीरी साहिबा मुझे नज़र आ रही हैं, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। शीरी साहिबा अस्सलाम वालेकुम। एक और वाक़या, और एक और वाक़े के बाद आपका सारा एग्रेशन मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा है। लेकिन मैडम क्या कह रही हैं, क्या हम वाकई इतने आज़ाद ख्याल हो गए हैं कि हम जो चाहते हैं अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहते हैं? कोई आज़ाद ख्याली की बात नहीं है, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है औरतों को पीछे धकेलने की, और औरतों को ये चाहते हैं कि घरों में बंद कर दें और उनको कत्ल करते रहें। जैसे कि आपने देखा इन दिनों में कितने मर्दों ने अपनी बीवियों को, अपनी दोस्तों को घर में बंद करके कत्ल किया है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, और हम समझते हैं कि जब तक हम औरतें इकट्ठी नहीं होंगे हम इसका मुकाबला करेंगे। और हम कमीशन होने के नाते हमारा कहना यह है कि हम किसी तरह भी औरतों पर तशद्दुद किसी किस्म का भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं पुलिस वहाँ पे आई उस औरत की मदद को, और ये क्या कहना कि वो औरत क्यों निकली थी? क्या हम कभी ये सवाल करते हैं कि ये मर्द क्यों निकला था, ये मर्द क्यों गया था? हमने कभी ये सवाल किया? तो फिर इनको किसने इजाज़त दी है कि ये कहें कि वो क्यों गई थी, वो इस वक्त क्यों निकली थी? ये सब औरतों को पीछे धकेलने की साजिशें हैं, और कमीशन साथ खड़े हैं तमाम औरतों के साथ, और हम इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। हमारा शदीद मुतालबा है कि मुल्ज़मान को फौरी तौर पर सख्त सजाएं दी जाएं, और हम तमाम औरतों के साथ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच शीरी साहिबा, आपने बात की हमसे। यहाँ पर कुछ और लोग भी, करामत साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, पायलट के ज़ाहिर रूह रवां हैं। करामत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करामत साहब, ख़वातीन के साथ आए रोज़ के मामलात हमारे सामने आ रहे हैं, और मैं आपको हर ही एहतजाज में देख रही होती हूँ। तो आप भी तो एक मर्द हैं, आप नहीं सोचते कि आपके लोग क्या कहेंगे, आपके जो बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं लोग? देखिए, मैं आसमान से गिरा हुआ मर्द नहीं हूँ। मैं एक माँ का बेटा हूँ और 5 बहनों का भाई हूँ, और 2 मेरी बेटियाँ अपनी हैं। तो मैं आसमान से गिरा हुआ नहीं हूँ, और मैं किसी के लिए नहीं खड़ा होता हूँ, मैं अपने लिए खड़ा होता हूँ। इसलिए कि अगर जो हमारा माशरा बन गया है, तो मैं तो समझता हूँ मेरे पास तो चॉइस है, मैं इस मुल्क से चला जाऊँ। मैं गया नहीं अभी तक, लेकिन ये रहने की जगह नहीं है। आप अगर सोचें कि यौम आज़ादी है और वो मीनार पाकिस्तान है, एक पुलिस वाला वहाँ क्यों नहीं था? एक भी नहीं था ना, क्यों नहीं था? जहाँ वो कोई जाता है वजीर आला, वजीर आजम, तो सैकड़ों लोग खड़े होते हैं। जहाँ लोगों ने आना होता है तो वहाँ एक भी बंदा नहीं था। 2.5 घंटे एक तमाशा हुआ, 2.5 घंटे, 5 मिनट की बात नहीं थी। कोई बंदा नहीं था पूछने वाला। हम डिमांड करें कि ये जो वजीर आला है ये रिजाइन करे। इसने उसी आईजी के तहत कमेटी बनाई है, उस आईजी से पूछा जाए कि वहाँ एक भी पुलिस वाला था क्यों नहीं, और इस 2.5 घंटे में आपको पता क्यों नहीं चला कि हो क्या रहा है वहाँ? एक औरत है बेचारी, उसके साथ क्या जुल्म हो रहा है? तो हमें डिमांड करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म से कि पंजाब का वजीर आला को फौरन बरतरफ किया जाए, वहाँ के आईजी को निकाला जाए, और इन दोनों से इन पर केस चलाया जाए। इसलिए कि ये आप कोई पूछ ही नहीं रहा है, ये सारा मीडिया हमारा जो है कोई पूछ नहीं रहा है कि 400 लोग थे वहाँ, एक औरत के साथ 2.5 घंटे ये तमाशा हुआ, और कोई वहाँ पहुँचा नहीं उसके बाद भी। और वो कोई आइसोलेटेड जगह नहीं है, उसके बराबर में बड़ा लारी अड्डा है, लाहौर का सबसे बड़ा। पूरा शहर की ट्रैफिक जो नेशनल हाईवे पे जाती है वो वहाँ से गुजर के जाती है। तो हमें ये पूछना पड़ेगा। हम खाली ये कह रहे हैं औरतें जो आवाज़ उठा रही हैं, ये जायज़ आवाज़ है?
इससे ज़्यादा उठानी चाहिए और औरतों को मुनज़्ज़म होना चाहिए, डंडे लेकर आना चाहिए सड़क। जी मैं बिल्कुल, देखिए मैं तशद्दुद के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें की, और मैं आपकी जो जहाँ भी आप चलाएंगी मैं ये डिमांड करना चाहता हूँ कि इस तरह के जो भयानक जराइम करते हैं उनको सरेआम फांसी मिलनी चाहिए। मेरे 50 साल से मौत की सज़ा के ख़िलाफ़ मैंने जो है आवाज़ उठाई, लेकिन हमें कुछ चीज़ों के बारे में फ़ैसला करना होगा और इनको लटकाना पड़ेगा सड़क के ऊपर, इसी प्रेस क्लब के सामने ला के लटकाना पड़ेगा। मुझे कोई हर्ज ये कहने में नहीं है, क्योंकि वो कोई औरत है, उसका कोई नाम है, वो मेरी बहन है, वो मेरी बच्ची, रियासत की बेटी है, रियासत सबसे बड़ी है ना, रियासत में रहने वाले लोग हैं ना। जी तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये डिमांड करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको और ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पर आज की बात नहीं हो रही है, वो ये कि ये जो बेचारी लड़की नूर का कत्ल हुआ, आपको पता है जो उसके ऐनी शाहिद है उनको मुजरिम बना दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया है ताकि कोई ऐनी शाहिद ना हो, और वो पैसे वाले लोग हैं, वो बंदा छूट जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ही होगा। इस पर बात होने की जरूरत है कि जो ऐनी शाहिद थे उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है। उन्होंने गवाही देने का फैसला किया था कि हम गवाह हैं इसके, अब कोई गवाह नहीं बचा है, वो 4 लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया है। ऊपर से जो है वजीर आजम से ये फैसला हो गया है। मुझे एनजी नजर आ रही है। एनजी अस्सलाम वालेकुम। एनजी ये बताइए कि हम तो आप लोगों को इस प्रोटेस्ट में देखकर इस बात का यकीन कर लेते हैं कि ज़ाहिर है सपोर्ट आपकी हमारे साथ है, लेकिन कब तक इन वाक़यात को आप समझती हैं कि हम इसी तरह देखते रहेंगे और सिर्फ प्रोटेस्ट ही होते रहेंगे? देखिए मेरे ख्याल से ये जो माइंडसेट है ना, जो इस वक्त हमारे कौम का है, मर्दों का है, वो माइंडसेट हम ही ने क्रिएट किया, सोसाइटी ने क्रिएट किया, क्योंकि ये जो हरकतें, ये जो इंसिडेंट्स हैं, ये सदियों से, मतलब डेकेड से होते आ रहे हैं। अब ये ओवरनाइट तो चेंज नहीं होगा, इस माइंडसेट को चेंज करने में टाइम लगेगा, और अगर हम अभी कुछ करेंगे तो फिर अगली जनरेशन एटलीस्ट इस तरह के मॉन्स्टर्स नहीं बनेंगे। मगर ये जो आजकल के जो मर्द हैं, इनको अगर एक प्रॉपर पनिशमेंट मिले, कोई फेयर मिले, तभी इनको हम रोक सकते हैं। और जब तक हम इस वक्त प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त हो क्या रहा है कि हमारे मर्दों को ये लगता है, और ये क्योंकि पिछले इतने सालों में कभी किसी को क्या कहते हैं जस्टिस नहीं मिली, तो और फिर औरत को ही ब्लेम किया जाता है, तो वो समझते हैं हम कुछ भी कर लेंगे, हम मुजरिम नहीं है, क्योंकि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करता है। तो ये चेंज करने पड़ेगा। जब तक कोई प्रॉपर सज़ा नहीं मिलेगी और जब तक सोसाइटी मतलब कि अपने विक्टिम को अपना शन ना करे, तो फिर ही कुछ समझ में आएगा कि मुजरिम जो है उसको एक्सेप्ट आप ना करें। लेकिन जी इसमें हम देख रहे हैं ना कि एक चीज़ और भी हो रही है, विक्टिम ब्लेमिंग बहुत हो रही है कि कहाँ गई, क्यों गई, ऐसे क्यों गई और कब गई थी और इतने लोगों को क्यों बुलाया था। हाउ यू सी अबाउट दैट? ये भी तो एक माइंडसेट है ना। वही तो मैं देखिए ना, एक तो पहली बात ये, अगर मुजरिम को मुजरिम समझा जाए और विक्टिम को विक्टिम समझा जाए, जब मुजरिम को सज़ा मिलेगी तभी ही वो समझेंगे ना कि वो अपना विक्टिम है। तो इसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ भी है। उनको समझना चाहिए कि विक्टिम है, एंड अ मैन कैन नॉट गेट अवे विद एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच जी हमसे बात करने के लिए। मुझे कुछ और ख़वातीन भी नज़र आ रही हैं। ज़रा यहाँ प्रोटेस्ट है, हजरात की एक बड़ी तादाद है जो ख़वातीन से इजहार यकजहती के लिए यहाँ मौजूद हैं। मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर शीमा करमानी साहबा, मैडम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, खैरियत से हैं? शीमा साहबा, प्रोटेस्ट और इस्तेहसाल औरतों के साथ मुसलसल बुनियादों पर और आप जैसी ख़वातीन की ताकतवर आवाज़, क्या कुछ बदलाव दिख रहा है? नहीं, अफसोस की बात है कि बदलाव नहीं दिख रहा। अफसोस की बात है और दुख की बात है कि हमारी रियासत, हमारे हुक्मरान, हमारे रूलिंग तबके कुछ भी नहीं कर रहे। रेपिस्ट को खुली छुट्टी है, मर्डरर्स को खुली छुट्टी है, चोरों को खुली छुट्टी है, लोगों पे जो एसिड पे, औरतों पे जो एसिड फेंक देता है उनकी खुली छुट्टी है, मदरसों में जो मुल्ला बच्चों के साथ करते हैं उनको खुली छुट्टी है। क्या हो रहा है इस मुल्क में? मुझे तो नहीं दिख रहा कि कोई चीज़ बेहतर की तरफ जा रही है। मुझे तो दुख है, अफसोस है और गुस्सा भी है। हमें गुस्सा है कि कर हो क्या रहा है इस मुल्क में, क्यों
पैदा किया गया है ऐसी सोच को कि औरत तुम्हारी दुश्मन है। औरत कैसे तुम्हारी दुश्मन बन गई? औरत के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहो, इंसान बनो, तो फिर खूबसूरती हर तरफ होगी। मगर नफरतें करो, उसको उस पर तशद्दुद करो, तो क्या तुमको क्या फ़ायदा मिलेगा? तो ये एक जो वक्ती तौर पे मर्द समझ रहे हैं कि हम अपने पावर से ये सब कर सकते हैं, ये वक्ती चीज़ है। और वो कभी खुश नहीं हो सकता मर्द जो अपना पावर इस्तेमाल करके एक औरत पर नाजायज तरीके से। शीमा साहबा, एक बहुत तरीका हो ही नहीं सकता, उनका कोई जायज़ तरीका होता है। शीमा साहबा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी हम देख रहे हैं, इस वाक़े में भी सामने आई, पिछले वाक़े में नूर मुकद्दम के केस में भी यही सामने आ रहा है। गई क्यों थी, वहाँ क्यों बुलाया, करती क्या करती हो, टिकटॉक क्यों बना? विक्टिम ब्लेमिंग जो है, ये कितना शेमफुल एटीट्यूड है। बिल्कुल शेमफुल एटीट्यूड है। और सबसे बड़ी शेमफुल बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात शुरू की थी कि भाई कपड़े तुम ऐसे छोटे पहनोगी तो तुम्हारे को रेप होगा ही होगा। और फिर वो पुलिस वाले ने कहा था रात को क्यों निकली हो भाई? अरे भाई, पुलिस वाले का क्या काम था? उसका काम है हमें तहफ़्फ़ुज़ देना, हमें हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, या हमको ये बोलना कि तुम रात को क्यों निकली हो? हमारी मर्जी है हम रात को निकलें। ये हमारा मुल्क है, ये हमारी सड़क है, ये हमारा पार्क है। तुम लोग इंसान बनो, तुम लोग क्यों दरिंदे बन रहे हो? और विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, मतलब ये तो सबसे आसान बात है ना कि सबसे पहले औरत के किरदार पे बात कर लो और शुरू कर दो कि उसने ऐसे कपड़े पे। मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारी है, हमने कभी ऐसा देखा है कि कोई औरत नंगी फिर रही है सड़क पे? हाँ, तो क्या कह रहे हैं ये? क्या आप देख लें, इस वक्त देख लें, हर औरत को देख लें, क्या बात कर रहे हैं? मतलब सोचिए समझे। I can imagine the aggression. ये shame, absolutely shame। जो विक्टिम ब्लेमिंग है उसको शेमफुल एटीट्यूड कहा जा रहा है और यकीनन होना भी चाहिए। लेकिन इन सारे मामलात के बाद मैं जो सवाल कर रही हूँ, जाहिर है अब स्टूडियो में चलते हैं, वहाँ पर कुछ जरा एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं कि ये एहतजाज हो रहे हैं, इन एहतजाज के साथ साथ क्या वाकई कुछ तब्दीली या बदलाव आ सकता है या नहीं, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे के जाने से पहले आप देख रहे थे कि कराची प्रेस क्लब के बाहर, और जैसे मैंने आपसे कहा कि आज मुल्क भर में जहाँ जहाँ प्रेस क्लब्स हैं वहाँ पर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने मुजाहरा किया है, जिसका मकसद ये है कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए पूरी तरह से रियासत भी जिम्मेदारी उठाए और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी। यहाँ ये बात मैं बता दूँ कि आज प्रोग्राम करने से पहले और गुज़िश्ता 2 रोज़ से, यानी पिछले 2 दिन से, मैं इस पूरे वाक़े के लिए DIG से लेकर IG और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, बाकी सारे लोगों के नंबर्स मेरे मोबाइल पे जरूर मौजूद हैं, उनकी कॉलिंग्स भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैंने उनको कॉल्स की हैं लेकिन वहां से मुझे रिस्पांस नहीं दिया गया। फिर लाहौर से हमने इत्तलात ये मिली कि भाई इस वाक़े पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, सबको कह दिया गया कि खामोश रहें क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने बरतरफियां कर दी हैं। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा मुझे वॉइस स्काइप ज्वाइन कर रही है, मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खतीजा सिद्दीकी, पाकिस्तान में इनका केस भी बहुत ज़्यादा हमने देखा कि एक हॉट केक रहा, फिर ज़ाहिर उसके नताइज क्या हुए, किस तरह से बरी कर दिया गया, वो भी एक मामला है। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं आप भी। ताहिरा अब्दुल्ला समाजी कारकुन हैं, पाकिस्तान के मामलात पर बड़ा खुलकर बोलती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट खालिद अनम पाकिस्तान के मारूफ टीवी आर्टिस्ट हैं और मैं देख रही हूँ खालिद अनम साहब को कि इस तरह के वाक़यात पर काफ़ी वोकल भी हैं। तो तमाम शुरका का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बात का आगाज़ करना चाहती हूँ ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा आपसे। ताहिरा साहिबा फरमाइएगा कि ये वाक़यात तवातुर से हो रहे हैं, और मैं आज जब प्रेस क्लब के बाहर गई भी थी कराची प्रेस क्लब के, तो मैंने यही सवाल रखा कि अब बात ये होती है कि ये शख्स यहाँ क्यों गया और ये ऐसा क्यों कर रहा था, ये इस पर ज्यादा बात हो रही है शायद। तरफ से सलाम अर्ज है। ये गया नहीं गई, ये औरत यहाँ क्यों गई, ये लड़की यहाँ क्यों गई। मैं समझती हूँ कि जो लोग अपनी तारीख से, बहुत मशहूर मुहावरा है कि जो लोग अपनी तारीख से सबक नहीं सीखते वो फिर उनकी किस्मत में और लिखा जाता है, उनकी डेस्टिनी में लिखा चला जाता है कि वो दोहराई, उनकी तारीख पर दोहराई चली जाती है, दोहराई चली जाती है, दोहराई चली जाती है। मेरे मुंह में खाक, खुदा ना खास्ता हमारे साथ भी ये ना हो कि जो
1980 के दिहाई में जनरल जियाउल हक के तहत हुआ था। सरेआम कोड़े लगे थे, संसार लोगों को किया गया था, हाथ पांव काटने की सजाओं का चर्चा था, हुई नहीं लेकिन चर्चा जरूर था, कानून साजी जरूर की गई थी। मैं समझती हूँ कि हम जितना ज्यादा अपनी सोसाइटी में तशद्दुद, उसको पुरतशद्दुद करेंगे, उसको ब्रूटलाइज करेंगे, उतनी ज्यादा ब्रूटैलिटी और तशद्दुद बढ़ता चला जाएगा। तो तशद्दुद का खात्मा ज्यादा तशद्दुद से नहीं होगा। तशद्दुद का खात्मा हमें बहुत सोच समझकर, तालीम के साथ, निसाब के साथ, तहजीब के साथ, तालीम और तरबियत के साथ, नश्व नुमा के साथ। वो वालिदैन कहाँ चले गए जो अपने बच्चों को इक़दार सिखाते थे, तहजीब सिखाते थे, तमीज सिखाते थे? वो उस्तादिज़ा कहाँ चले गए जो के सबक पढ़ाया करते थे इखलाकियात का और इक़दार का? ये सब कुछ कहाँ? ये इसलिए मैं आपको इसका जवाब भी मैं देने को तैयार हूँ, अगर आप मुझे आधा मिनट दे दें। एक बहुत मशहूर मुहावरा है कि जब मछली गलने और सड़ने लगती है तो वो अपने सर से गलने और सड़ने लगती है। पाकिस्तान में आज इस मुहावरे का एक जीता जागता नमूना हम देख रहे हैं कि मछली ऊपर से सड़ रही है, नीचे तक ये जो गंध है और ये बदबू है और ये सड़ने का जो अमल है, ये नीचे तक चला गया है। क्यों? क्योंकि जब एक शख्स कहेगा, प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर कहेगा कि रेप मेरे मुल्क में इसलिए हो रहे हैं कि औरतों का लिबास दुरुस्त नहीं, औरतें फहाश हो गई हैं, औरतें बेहया हो गई हैं और लिहाजा हमारे मर्द तो रोबोट नहीं है, उन्होंने तो रेप करना ही है। मैं पूछती हूँ कि पाकिस्तान के 230 मिलियन 23 करोड़ लोगों के 51%, तकरीबन 52%, 48.8% औरतें हैं, तो तकरीबन 52% जो मर्द हैं वो सड़कों पे क्यों नहीं निकल आए प्राइम मिनिस्टर के इस बयान के खिलाफ? उनको उनकी तज़हीक हुई है। हमारे पाकिस्तानी शरीफ डिसेंट मर्दों की शदीद किस्म की तज़हीक हुई है और है मौजूद ऐसे डिसेंट और शरीफ और नेक और आला किरदार के शख्स जो कि नहीं चाहते कि औरतों का रेप हो, उन पे तेजाब हो, उनके सर को काट कर उसके साथ फुटबॉल खेला जाए या 23 बार करके जेल से निकल आया जाए। अच्छे मर्द हैं मौजूद, लेकिन वो खामोश तमाशाई हैं। वो ना किसी औरत को मीनारे पाकिस्तान में मदद के लिए खड़े होते हैं, ना वो अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलने को तैयार है। तारा गॉट योर पॉइंट। सोचो कि तुम क्या बातें कर रहे हो। ये मैं हूँ, मैं रेपिस्ट नहीं हूँ। तारा गॉट योर पॉइंट। मेरे साथ दो इंपॉर्टेंट हजरात मौजूद हैं और इन दोनों का ताल्लुक एक ही फ्रेटर्निटी से है, यानी मीडिया इंडस्ट्री से है। मैं जस्टिस साहिबा आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन क्योंकि तायरा ने बात का रुख उस तरफ मोड़ दिया है, मेरे साथ इस वक्त मुझे बताया गया अदाकार इकबाल हुसैन साहब भी मौजूद हैं और ज़ाहिर हिदायतकार भी हैं आप और बड़ी इन्फ्लुएंशियल रहे, समाज के मामलों पर बड़ा लिखा भी है। लेकिन खालिद साहब मैं बात जरा आपसे करना चाहती हूँ। ये जो बात ताहिरा कह रही है कि जब हम खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो फिर जब ये लफ्ज़ कहा गया कि मर्दों को, मर्द ऐसे हैं या वो इस एंजाइटी में आ जाते हैं, तो क्या वाकई मर्दों को इकट्ठा होकर नहीं कहना चाहिए था कि नहीं भाई ये सारों के लिए बात नहीं हो रही, हम लोग ऐसे नहीं है? हमने तो कहा जिन जिन के रोज गुजार ये बात हुई, हमने जितना हमारा रसूख था सोशल मीडिया पे उसको कंडेम किया, बोला भी और बोलते रहते हैं। और ये तो बेकार बात है, ये मर्द और औरत की जो डिवीजन बनाई है। अब ताहिरा हमारी बहुत प्यारी दोस्त हैं, बहुत जबरदस्त खातून है, वो 1980 की बात कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ ये तो आप इस्लाम से पहले का दौर है कि जब मटकों में डाल के और लड़कियों को दफना दिया जाता था, तो आप तो वो कर रहे हैं इस वक्त। तो आपको अंदाजा नहीं है कि आप पस्ती की जिस गहराई में जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे तो कोई वे आउट नजर नहीं आता वहां से कि निकलेंगे कैसे। और ये सरासर ये लोग ब्लेम क्या है, ये कब से होने लग गया दुनिया में कि जो मजलूम है उसे कर दिया जाए और ह्यूमन राइट्स जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि इनके हकूक हैं, इनको फेयर शख्स गलत करता हुआ पकड़ा गया है, काट दो, सर काट दो, खत्म करो, कैपिटल पनिशमेंट दो, लोगों के सामने इबरत का निशाना बनाओ। किसी को भी तो सजा नहीं मिलती यहाँ पे, किसी को, क्या बड़ा क्या छोटा, जब तक माशरे में सजा का दफा नहीं होगा। और ये इन्वेस्टिगेशन किसी की हो रही है,
जाफर के केस को लें, किस चीज की इन्वेस्टिगेशन है भाई? वो तो पकड़ा गया है। मुझे तो समझ नहीं आती, हमारे कानून की समझ नहीं आती, हमारी हुकूमत की समझ नहीं आती। 1980 तो कुछ नहीं बेचा, ये तो आप कबले पैगंबर की बात कर रहे हैं कि जहां औरतें और मर्द, मैं कहता हूं कि इस कदर जाहिल है मर्द, ये मर्द नहीं है, इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया ताहिरा, मेरी अच्छी दोस्त है, ये आदमी है ताहिरा, मर्द नहीं। मर्द की एक बहुत बड़ी निशानी है, मर्द तो किसी औरत को नजर के नहीं देखता, ये आदमी है। आदमी जो है ना ये खबीस है, ये हर चीज के इल्जाम औरत पे देता है। जैसे निकाला औरत ने सही। खालिद सर, आपकी ऑडियो में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है, वो मैं ठीक, खालिद सर मैं ऑडियो डिस्टॉर्शन आ रही है वो मैं ठीक भी करवाती हूँ फिक्स। फिर मैं जरा जस्टिस नासिर साहबा के साथ बात करना चाहूंगी और इकबाल हुसैन साहब के पास। नासिर साहबा, ये मामला कवानीन होना, कवानीन की बात करना, हम हमेशा आपसे इसी पर रहनुमाई लेते हैं, लेकिन ये वाकया क्या ओपन एंड शट केसेस नहीं है? जैसे खालिद साहब फरमा रहे हैं कि ये वाकया तो सबके सामने हुआ है, अब इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फिर इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ही सामने नहीं आ रहे, हम बात करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी नहीं पता कब आएंगे कब नहीं, क्योंकि मीनारे पाकिस्तान पर जो मैं देखकर आई हूं कोई सिक्योरिटी नामी चीज नहीं है। मैडम, क्या समझती हैं आप कि कानून की गिरफ्त से बासानी निकलने के रास्ते ज्यादा आसान है और कानून की गिरफ्त में आने के तरीकेकार बड़े मुश्किल हो गए हैं? नासरा साहिबा। जी हाँ, यकीनन ऐसा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इत्तेफाक कर रही हूँ, मेरी आवाज आपको आ रही है ना? यस मैडम। मैं ताहिरा से बिल्कुल इत्तेफाक कर रही हूँ कि यहाँ जमाना बड़ा पुरतशद्दुद हो गया है और जो मजलूम है ना उसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ इसकी एक वजह तो ये है, देखें कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मर्दों से कहा है कि अपनी निगाह नीचे करके चले, और ये जो हमारे ऊपर इस तरह हो गया ना एक दौर के लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते। मैं तो समझती हूँ कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, हम मशरिक के मस्कीनों का दिल मगरिब में जा अटका है। ये उनकी नकल करते हैं जो कुछ मगरिब में देखते हैं, और मैं समझती हूँ मगरिब में शायद इससे ज्यादा होते हैं वाकयात, लेकिन उनकी उस तरह तशहीर नहीं होती जैसे यहाँ होती है। मगर सबसे अजीब बात है कि वहां तो कैमरे भी नहीं चल रहे थे। जो कहते हैं कि जी कैमरे खराब थे इसलिए उनको हम ठीक तरह देख नहीं सके, जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं वो वीडियोस ठीक तरह नहीं बन सकी, पुलिस जो थी वो वहां पे मौजूद ही नहीं थी। 15 को फोन किया है आयशा ने तो 15 ने आगे से जवाब ही नहीं दिया। अब ये सारी बातें जो हैं अब मिलके हम देखें, उधर से जब नादरा को पता किया है उन लोगों के बारे में जिनकी तस्वीरें बिल्कुल सामने थी, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो इनके कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं थे। तो क्या ये कहीं से मरीख से आए थे लोग? ये कौन लोग थे जिनके बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रही? ठीक है, क्या वाकयात हो। ओके, मैं इकबाल साहब से जरा बात कर लूं, पॉइंटर ले लूं, फिर ब्रेक पर जाऊंगी। इकबाल हुसैन साहब, क्योंकि आपने लिखा है, आपने ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं, मेरे इल्म में है, जिस पर समाज के संजीदा मसाइल के ऊपर आपने आवाज उठाई है, लेकिन खवातीन के मामले में हम देखते हैं कि बहुत सारे हजरात की जानिब से भी ये सवाल आता है कि भाई, जो मैं बार बार एक लफ्ज कह रही हूँ कि ये वहां गई ही क्यों थी और ऐसे क्यों गई थी? अब टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, या कोई भी उसका प्रोफेशन है, ये हम ब्लेम क्यों करने लगे हैं? चीजों को ब्लेमिंग क्यों आ गई हमारे अंदर? इकबाल सर। सना साहिबा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आयशा बीबी वाले मामले पे तो हम बात कर ही लेंगे, लेकिन ये बात इंसान और इंसानियत की है। और जिस प्रोग्राम का आप हवाला दे रही है, मैंने 7 साल गलियों की खाक छानी है सोसाइटी की, मैंने 7 साल रिपोर्ट किया आपके सामने। आप और मैं कलीग थे कि चैनल में काम कर रहे थे जी, और उसका मुझे ये लगता था शायद कोई बड़ी मसीहाई कर रहा हूँ, किसी एक शख्स का भी मैं बदल गया जहन तो कुछ हो जाएगा, लेकिन मैंने बस कर दिया, हाथ उठा दिए। और मैं उस वक्त लोगों का गिरबान पकड़ लेता था। अगर कोई कहता था ना कि सोसाइटी का कुछ नहीं हो सकता, तो मैं कहता आपकी जुर्रत कैसे हुई है कि मेरे सामने ये बात आपकी। लेकिन उन 7 सालों के उन 300-500 प्रोग्राम्स की सीरीज में मैं कायल हो गया कि मैं ये एक बिल्कुल नकार खाने में टूटी वाला सिलसिला है, और मैं न जाने क्या कर रहा हूँ, वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया, अपनी सेहत खराब की, ये क्या कर रहा हूँ। फिर ये जो पापोश वाले वाकये से अगर शुरू करूं मैं, बस पर फिर आपके सवाल पे आता हूँ कि वो जब मुझे ये फील हुआ कि सोसाइटी में हमें ये नहीं पता कि इंसानों की बात तो दूर, लेकिन मुर्दा दफन करेंगे तो कोई बदफेली कर जाएगा या उसकी टांग काट के खाना पका लेगा, हम करेंगे क्या। तो इसलिए मैंने वो प्रोग्राम भी छोड़ दिया, चुप करके कान लपेटे ड्रामा इंडस्ट्री में आराम से ड्रामे बना रहा हूँ, ड्रामा लिखता हूँ, ड्रामा डायरेक्ट करता हूँ, अच्छा बुरा जैसा भी है वो एक अलग मामला होता है, और ड्रामे करता हूँ इसको, ठीक है ना, क्योंकि ड्रामा मैंने बहुत देखा। बात ये जो आयशा बीबी वाली और खवातीन वाली है,
हमने किसी को इंसान नहीं समझा आज तक। उसकी हुर्मत, उसकी ताज़ीम, उसकी तकरीम का हमें एहसास ही नहीं है, और हमारा मसला अखलाकियात का है, और वो बेसिक जो सिविक सेंस होती है उसका मसला है। हम अगर जितनी बड़ी बातें करें, यहाँ तो हमारे माशाल्लाह ये जितना आपका पैनल है, मैं इन सब का, ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, खालिद अनम साहब, इन सब का मैं बड़ा मद्दाह हूँ, और ये हमारे बिल्कुल वो लोग हैं जिनको देखकर सोसाइटी ड्राइव करती है, और ये लोग किस म्यार के हैं ये हम सबको पता है। बेशक, बिल्कुल दुरुस्त बात। बहुत अच्छी बातें करेंगे, जस्टिस साहबा भी तशरीफ रखती है, इतनी बड़ी शख्सियत है जस्टिस नासिरा साहबा, लेकिन जो बात है वो इंसानियत की कीजिए। आयशा के साथ क्या हुआ, अब वो बात आपको पता है, ये फितने का दौर है, और यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर आप कुछ भी लिख दे, कुछ भी, तो सबसे पहले तो अपनी इज्जत और अपना आप ही नजरों से गिरा देते हैं। ये वो अजीब सा मामला शुरू हो जाता है। सही कह रहे हैं इकबाल, इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर आ गए इकबाल। आप कह रहे हैं कि फितने का दौर है। मैं जरा वापस आती हूँ, इंटरेस्टिंग इसलिए इस लफ्ज को मैंने कहा है क्योंकि यहाँ सही कहो तो भी गलत, गलत तो है ही गलत, तो मतलब कहते हुए भी लफ्ज भी समझ में नहीं आते कि कौन से इस्तेमाल करें जो तमाम ही लोगों के लिए शायद एक्सेप्टेबल हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी डिबेट को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। क्या वाकयात की रोकथाम के लिए सजेशंस लेंगे? राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे क्योंकि वक्त काफ़ी महदूद रह गया है, इसलिए मैं सिर्फ अब ये पॉइंटर्स लेना चाहूँगी अपने शुरा से कि ऐसे वाक़यात के लिए क्या सजेस्ट किया जा सकता है। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, फरमाइएगा कि आप क्या समझती हैं कि कंडेम तो हम कर रहे हैं, मजम्मत भी हो रही है, लेकिन कोई लाहे अमल क्या हो सकता है ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए? लाहे अमल दो मैं इस वक्त पेश करना चाह रही हूँ तजावीज़। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम, ये यकसा निसाब जो बनाया गया है, ये बिल्कुल फजूल है और इसका बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, और इसको बहुत शदीद तब्दील करके इसके अंदर अखलाकियात का दर्स और इंसानियत का दर्स सिखाना बहुत लाजिम है। तो ये नहीं हमें इससे सरोकार नहीं कि किस जबान में पढ़ाया जाएगा, जिस जबान में भी पाकिस्तान की जितनी जबानें सब में पढ़ाया जाए, लेकिन इंसानियत का और अखलाकियात का दर्स देना होगा। सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि कानून की हमारे पास भरमार है, खवातीन से मुतालिक कवानीन की भरमार है। हमें ज्यादा कवानीन नहीं चाहिए और उनको ज्यादा मजीद सख्त करने की जरूरत नहीं कि पहले डेथ पेनल्टी ले आओ, डेथ पेनल्टी से काम नहीं चलेगा, रेप बढ़ते चले जाएंगे, तो कास्ट्रेशन ले आओ, कास्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा, तो ये इससे बात बनेगी नहीं। आपको कानून की अमल दरामद होने का को यकीनी बनाना होगा। दुरुस्त है। इट इज नॉट द सिवेरिटी ऑफ पनिशमेंट, इट इज द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। ये जो मुआफीनामा, राजीनामा, सुलहनामा और इस तरह के कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स हो जाते हैं, इनको रोकथाम करनी होगी और इसके लिए रियासत को सरपरस्ती करनी होगी। केसेस की जो ये खवातीन के खिलाफ जो तशद्दुद होता है, बिलखसूस रेप और मर्डर का जो जराइम है, उनके लिए इस सरपरस्ती रियासत को करनी होगी और ये मुआफीनामे, सुलहनामे और राजीनामों को खत्म करना होगा। ठीक, बिल्कुल पॉइंट आ गया। जस्टिस नासिरा जावेद इकबाल साहब, फरमाइएगा आपकी निगाह में ऐसे वाकयात, यानी सड़क पर चलना महाल हो गया, अभी लाहौर में इतना शर्मनाक वाकया है कि मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस पर बोलूं क्या। यानी एक लड़की ऑटो चिंची पे बैठी है, उसको एक लड़का किस करके चला जाता है और वहां पर कौन सी, मतलब उस लड़की ने कौन सा बेहुदा लिबास पहना हुआ है, क्या किया है, मैं शर्म आती है मुझे ये लफ्ज अदा करते हुए। लेकिन मैडम, क्या तरीका करें कि चीजों को सही कर सकें? नासिरा साहिबा, मैं अर्ज करूँ, ये दो तो है ना मीडिया के हजरात यहाँ मौजूद। एक तो ये है कि मीडिया में अखलाकियात सिखाना बहुत लाजमी है। दिस इज द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट। ये लोगों को तहजीब, तमद्दन, अखलाकियात सिखाएं। और माओ को ये जो रेडियो है ना, रेडियो के ऊपर हर चीज जो है ना वो औरतें सुनती हैं, क्योंकि घर में टेलीफोन होता है, टेलीफोन पे सुनती हैं। उनको ये बताएं कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, और वहाँ लड़कों को इज्जत लड़कियों की सिखाने के लिए पहले ये कोशिश करनी है, और लड़कियों को घर में उतनी ही अहमियत देनी है जितनी लड़कों को देनी है। और मैं तो फिर ये कहूंगी कि ये मगरबियत का असर है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया हुआ है, और शायद मैं गलत कुछ बोल दूं तो मुझे आप दुरुस्त कर दीजिएगा, कहीं सज्जादा हुआ मामा राजन, कहीं सुरखाबचों की चश्मे बेबाक।
मेरा ईमान तो है बाकी वो लेकिन कहीं शोले को ले जाए ना खाशाक। ये सब मगरबियत के असरात हैं जो हम ले रहे हैं हमारे दुरुस्त है तो कभी को मर्द जो था वो अपनी नजर उठा के नहीं था देखता, क्योंकि कुरान मजीद में ये हुक्म है। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत अच्छा पैगाम नासरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल टू द पॉइंट आपने दिया है। खालिद साहब, जिम्मेदारी तो सबको अपनी उठानी पड़ेगी। फोर्थ पिलर की बात कर रही है नासरा साहबा, क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है आपकी फ्रेटर्निटी के लोगों का? कैसे ड्रामा, कैसी चीजें बनाई जाए ताकि लोगों में कुछ इखलाकियात आ सके एटलीस्ट? देखिए हमारा कितना हाथ है इस फोर्थ पिलर में, वो इकबाल भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। ये तो जो बनाने वाले हैं उनके ऊपर मुनहसर है, कितने आइडियाज रिजेक्ट हो जाते हैं, किस तरह हमें ड्राइव किया जाता है। लेकिन मैं ताहिरा अब्दुल्ला की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, हमें कोई नए कवानीन की जरूरत नहीं, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। आप उसको मेक श्योर और स्टेट को जो एंटी वायलेंट क्राइम सेल होता है ABCC बना हुआ है, उसके अंदर ये केसेस आने चाहिए और इनको फौरी इस पे टाइम बात चाहिए कि 1 महीने के अंदर फैसला करें। एब्सोल्युटली राइट। आई एम सॉरी खालिद साहब, लेकिन आई एम रियली आउट ऑफ टाइम। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया कि बहुत तेजी से इसके फैसले होने चाहिए। खालिद साहब, मैं आपको समझ, बिल्कुल वक्त मेरे पास कम है। इकबाल हुसैन साहब, इसको मजीद हम डिबेट किसी और रोज भी रखेंगे इस पर, लेकिन फरमाइएगा कि आपको क्या नुक्ता लगता है, कहां से सुधार का स्टेप उठाया जा सकता है? इकबाल साहब। सना हाशमी साहिबा, सिर्फ एहसास पैदा किया जाए, तो लोगों में खलास पैदा किया जाए। वो कैसी वैक्सीन तैयार होगी जो कि लोगों का रवैया, जो मजमूई रवैया है, वो बदले। और मैं ये समझता हूँ कि ये चैप्टर शुरू होता है एहसास महरूमी से। वो एहसास महरूमी इस कदर ज्यादा है हमारी यूथ में खास तौर पे, और जैसे वक्त वो किसी भी क्लास में है, वो एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा है। और उसको पूरा करने के लिए फिर वो मुख्तलिफ किस्म इखलाकियात की वैक्सीन, बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है। इकबाल हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। ताहिरा अब्दुल्ला साहब, आपका बेहद शुक्रिया। खालिद अनम साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। इकबाल हुसैन साहब, आपने भी वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वाकई इखलाकियात की वैक्सीन की जरूरत है। कोविड की वैक्सीन तो आप लगा रहे हैं, लेकिन खुदा का वास्ता है किसी की बहन, बेटी, माँ, बच्ची, किसी को भी देखें, बच्चे को देखें, किसी मर्द को देखें, तो इखलाकियात का मुजाहरा करें, इंसानियत का मुजाहरा करें। ये क्या कि जिसको देखा उसके साथ जो दिल चाहा कर दिया, और ये ज्यादा अरसे अब चलेगा नहीं। इसको रोकने के लिए तरबियत और जैसे बार बार हम कह रहे हैं इंसानियत को परवान चढ़ाने की जरूरत है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।